नमस्कार टू ऑल गार्डन लवर्स। छत पर बागवानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत पर बागवानी में हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है। हमारे लिटिल गार्डनर्स हमें गार्डनिंग के गुर सिखा रहे हैं। हमारे पिछले एपिसोड में भी हमारी एक लिटिल गार्डनर से हमने आपकी मुलाकात करवाई थी। इस बार एक नए गार्डनर से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। बता दें, वो अपनी छत पर अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स लगाते हैं। जी हाँ, आम वेजिटेबल्स नहीं, विदेशी सब्जियां लगाते हैं। कौन कौन सी लगाते हैं और हमारे लिटिल गार्डनर से हम ये भी सीखते हैं कि छत पर अगर हम बागवानी करते हैं तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो फिर आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमारे लिटिल गार्डनर का रुख करते हैं, उनसे छत पर बागवानी के गुर भी सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने छत पे बागवानी का निर्णय कैसे लिया। गर्मी, जी हाँ, गर्मी ही मेन कारण था हमारे लिए छत पे बागवानी शुरू करने के लिए। जब मैं कुछ 7 साल का था तब एक दिन मेरे मम्मी पापा गर्मी से तंग होकर उन्होंने कहा चलो छत पे बागवानी स्टार्ट करते हैं। फिर क्या, अगले ही दिन छत पर गमले, पौधे, मिट्टी सब पहुँचाए गए और तब से हमारी इस जर्नी की शुरुआत हो गई। लेकिन जब इस जर्नी की शुरुआत हुई थी तब हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये हमारी ज़िंदगी का अब एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है कि अब हम लोग एक भी दिन छत पर नहीं आते हैं तो हमें अपना दिन अधूरा अधूरा सा लगने लगता है। आज मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगा: छत पर बागवानी के फ़ायदे, पौधों के बारे में और गमलों के बारे में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ छत पर बागवानी के फ़ायदों के बारे में। जब से हम लोगों ने छत पे बागवानी की शुरुआत की है तब से हमारे घर का जो टेम्परेचर है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है, जिसके कारण हम लोग एसी कम यूज़ करते हैं। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि एसी एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता है। दूसरा जो कारण था, जो मेरे पेरेंट्स जिसके लिए बहुत उत्सुक थे, वो ये कारण था कि हम लोग जो कुछ भी यहाँ पर उगा रहे हैं सब ऑर्गेनिक वे से उगा रहे हैं। जैसे हम लोग खाद के लिए किचन वेस्ट यूज़ कर लेते हैं, कीटनाशक के लिए नीम के पत्ते यूज़ कर लेते हैं आदि। अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक सुपर प्लांट से। इसका नाम है सहजन। कुछ जगह पर इसको मोरिंगा भी कहते हैं और कुछ जगह पर इसको ड्रमस्टिक भी कहते हैं। मैं इसको कहता हूँ ड्रमस्टिक। ये जो ड्रमस्टिक है, मैं इसको सुपर प्लांट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, साथ ही साथ ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखता है। इस प्लांट की एक और ख़ास बात है कि आप इसके पत्तों का सूप बना सकते हैं, आप इसके फल को सांभर में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसके फूलों का पकौड़ा बना सकते हैं। हम लोगों ने तो लॉकडाउन में इसके फूलों का बहुत पकौड़ा बना के खाया है। चलिए अब मैं आपको अपने ड्रमस्टिक के सीड्स दिखाता हूँ। ये ड्रमस्टिक के सीड्स है और एक तरह से ये ऑल वेदर प्लांट होते हैं। ये जो ड्रमस्टिक के सीड्स होते हैं बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। आपने इसको एक बार लगा दिया तो विद इन 7 to 8 डेज इसकी फर्स्ट सैपलिंग आपको दिखना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ के वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिनल प्लांट से मिलाता हूँ। मैं आपको मिलाता हूँ गिलोय से। हम लोग गिलोय का बहुत सेवन करते थे लॉकडाउन में, क्योंकि गिलोय एक ऐसा प्लांट है जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। और कभी कभार जब मुझे चोट लग जाती थी कहीं पर भी, तो मेरे पेरेंट्स गिलोय के पत्तों का पेस्ट बना के उस चोट पे लगा देते थे, जिसके कारण वो चोट भी ठीक हो जाती थी और कुछ हद तक हील भी हो जाती थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ गिलोय के बीज। ये गिलोय के बीज है। आप इसको कटिंग के भी थ्रू लगा सकते हो और आपको बीज के भी थ्रू लगा सकते हो। जो इसका लास्ट फाइनल स्टेज होता है बीज लगाने के लिए, ये जब रेड कलर का हो जाएगा इसका मतलब आप इसको लगा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, बस आप गिलोय का बीज ले लीजिए, आप उसको बीज से काट दीजिए और उसके अंदर एक और छोटा सा बीज होगा, आप उसको लगा सकते हो और आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हो। इसका जो मेन सीज़न होता है वो स्टार्ट होता है समर से लेके बारिश वाले सीज़न तक। ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और टूवर्ड्स विंटर सीज़न इसके जो पत्ते होते हैं वो जड़ जाते हैं। हम लोग एक तो गिलोय के पत्ते को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं धोकर, और दूसरा हम लोग इसके स्टेम को एक हॉट बॉइलिंग वाटर में डाल के इसका काढ़ा भी पी सकते हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूँ बैंगन से।
ये पर्टिकुलर टाइप का जो बैंगन है ये है भट्टा बैंगन। अगर आप इसके फ्लावर्स को देखोगे तो ये पर्पल कलर के होते हैं और ये बहुत इजी टू ग्रो होते हैं। हम लोगों ने इस बैंगन को ग्रो बैग में लगाया था और हम लोग इसके जो सीड्स थे मार्केट से लेके आए थे। अगर आप एक बार इसके सीड्स को लगा दोगे तो ये 6 से 8 दिन तक इसका एक प्रॉपर सीडलिंग आ जाएगा और ये 5 से 6 महीने बहुत अच्छे से चलेगा। अब मैं आपको मिलाता हूँ अपने फेवरेट प्लांट से जिसका नाम है लेटस। ये जो लेटस का टाइप है हम लोग इसको कहते हैं ओक लीफ लेटस। जो लेटस था पहली बार 6000 साल पहले कल्टीवेट हुआ था एंशिएंट इजिप्ट में और तब से अभी तक चल रहा है। ये जो लेटस है इसको मेनली ये विंटर सीजन में ग्रो करता है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दोगे और प्रॉपर आप इसमें शेड और वो सब लगाओगे तो फिर ये आपका समर सीजन में भी अच्छे से ग्रो करेगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो इसका सॉइल है आपको इसको मॉइस्ट रखना है, ओवर वाटर नहीं करना है। हम लोग इस लेटस को बर्गर में भी यूज़ करते हैं और हम लोग इस लेटस को सैंडविचेस में भी यूज़ करते हैं। मैं तो इसको ज़्यादातर सैंडविच में ही यूज़ करता हूँ। चलिए अब मैं आपको सरसों के साग के 3 स्टेजेस दिखाता हूँ। जो पहला स्टेज होता है वो ये नॉर्मल पत्तियाँ होती है। जो दूसरा स्टेज होता है उसमें पत्तियों के साथ ये येलो कलर के फूल भी आ जाते हैं। और लकीली हमारे पास थर्ड स्टेज भी था जो कि ये स्टेज है, थर्ड स्टेज। आप इसके बीज यूज़ कर सकते हो, या तो आप इसके जो बीज है आप इसको सरसों को लगाने में यूज़ कर सकते हो, या तो आप इसको किसी भी सब्ज़ी में डाल सकते हो। आपको इसके बीज भी दिखा देता हूँ, ये इसके बीज हैं। अब मैं आपको मिलाता हूँ अपने नींबू के प्लांट से। ये जो नींबू का प्लांट है हम लोग अपने नेटिव विलेज से लेके आए थे कुछ साल पहले। जब हम लोग लेके आए थे अपने नेटिव विलेज से तभी नींबू का प्लांट सिर्फ इतना सा था। मैंने ही पापा को एनकरेज किया था कि ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस समय इतने अच्छे नींबू मिल नहीं रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे नींबू के प्लांट थे। तो हम लोग लेकर आए और अब आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा हो गया है। जो हमारी जो डेली नींबू की कंजम्पशन है वो तो इससे मिटी जाती है, और जो हम लोग मतलब नॉर्मली जो हम लोग नींबू कंजम्पशन होती है हमारी वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें इतने सारे नींबू है। ये नींबू का हमारा फ्रूट है। अभी तो ये उतना अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है, थोड़े दिनों के बाद ये और अच्छे से जब ग्रो हो जाएगा तब हम लोग इसको नींबू की जूस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आजकल गर्मी के सीज़न में तो हम लोग इसको बहुत ही यूज़ करते हैं नींबू को। ये हमारा चेरी टोमेटो का पेड़ है और ये नींबू के साथ ही आ रहा है। हम लोग इसको सैलेड में बहुत बार यूज़ करते हैं और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी भी बहुत बेनिफिट होती है इसको आप अगर कंज्यूम कर लो। इसका जो टेस्ट होता है नॉर्मल नींबू से ज़्यादा खट्टा भी होता है। ये हमारा पपीता का पेड़ है। हालांकि ये जो पपीता का पेड़ है उतना बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बस इस पपीते के पेड़ को 6 से 7 महीने ही हुए हैं। 1-2 साल के बाद ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। पपीता के साथ हमारा एलोवेरा भी लगा है, और जो एलोवेरा होता है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक एडवाइस है, जब भी आप एलोवेरा लगाओ तो आप शेड में एलोवेरा लगा लो, क्योंकि आपको कभी भी एलोवेरा लगा के धूप में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन और ख़राब हो जाएगी। और उसके पीछे हमारा अनियन का स्प्रिंग अनियन लगा है। हम लोगों ने स्प्रिंग अनियन यूज़ कर लिया है, और जो अभी अनियन के सीड है थोड़े दिनों के बाद वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे। तब हम 5 से 6 ग्राम ब्लैक कलर के जो अनियन के सीड है वो ले लेंगे और उसको सिलवट्टे पे हम लोग कूट देंगे। कूटने के बाद उसके साथ थोड़ा सा हनी मिक्स कर देंगे, और वो मिक्स करने के बाद अगर हमारे चेहरे पे पिंपल्स है तो हम लोग वहाँ पर लगाएंगे तो वो इसको हील कर देगा। मैं आपको लेमन ग्रास भी दिखाता हूँ। ये जो लेमन ग्रास है शाम के वक्त बहुत यूज़फुल होता है मॉस्किटोज़ को भगाने के लिए भी। ये भिंडी के बीज है। ये जो भिंडी है मैंने कुछ 1 महीने पहले उगाया था, और अब आप देख सकते हो कि इसमें कितने सुंदर भिंडी उगने लगे हैं। अभी तो छोटे हैं, कुछ दिनों के बाद ये और बड़े हो जाएंगे, तब हम लोग इसको बहुत अच्छे से कंज्यूम करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ लेटस। ये आइसबर्ग लेटस है, और जो आप ये रेड कलर का लेटस देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं रेड लीफ लेटस भी हम लोग इसको कहते हैं। इन दोनों टाइप के लेटस में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है और विटामिन C भी पाया जाता है, और ये आपकी ओवरऑल स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बहुत बेनिफिशियल भी होता है।
मैंने ये लौकी का प्लांट 1.5 महीने पहले लगाया था। हालांकि अभी इसमें फ्रूट्स नहीं आए हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसमें फ्रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। लौकी के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे लौकी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखता है। दूसरा, जो लौकी होता है उसमें बहुत कम फैट होता है, बस 0.1 ग्राम फैट होता है एक एवरेज साइज के लौकी में। अब मैं आपको दिखाता हूँ वियतनामीज कोरिएंडर। ये वियतनामीज कोरिएंडर मोस्टली मलेशियन, थाई और वियतनामीज डिशेस में यूज़ किया जाता है। ये वियतनामीज कोरिएंडर सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज़ में बहुत वाइल्डली ग्रो होता है। एक वियतनामीज कोरिएंडर का एक ये बेनिफिट है कि अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो जो आपके कैंसर सेल्स होते हैं उसको ग्रो करने से रोकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ थाई जिंजर। ये जो थाई जिंजर है, ये जो प्लांट हम लोग कहीं घूमने गए थे तो हम लोग वहाँ से ये प्लांट लेके आए थे, और ये इतने फास्ट ये जो होता है अलग अलग जगह पे ग्रो हो जाता है। हम लोग ओरिजिनली सिर्फ एक ही प्लांट लेके आए थे, हम लोगों ने यहाँ पर लगाया था और धीरे धीरे ये यहाँ पर भी उग गया है। ये अपने आप स्प्रेड होते रहता है ये थाई जिंजर। मैंने आपको थाई जिंजर के बारे में तो बता ही दिया, अब मैं आपको थाई जिंजर निकाल के भी दिखा देता हूँ। हम लोग इसको गलंगल भी बोलते हैं कुछ कुछ जगह पर। ये थाई जिंजर है। अभी तो ये बहुत छोटा सा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये तो अभी एक तरह से सीडलिंग ही है, लेकिन और भी थाई जिंजर जब उगेंगे तब हम लोग उनको रेड थाई करी में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इस थाई जिंजर को एक सीडलिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको मिलाता हूँ शिमला मिर्च से। हम लोग की इसको कैप्सिकम भी कहते हैं और हम लोग इसको बेल पेपर भी कहते हैं। ये जो शिमला मिर्च है इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इसमें विटामिन ए, बी और विटामिन के भी पाया जाता है। ये आपके बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको मिलाता हूँ वन ऑफ द फेवरेट हर्ब से, जो मेरा है। ये हर्ब है जापानीज मिंट। ये कोल्ड और फ्लू के लिए भी बहुत इफेक्टिव माना जाता है, और ये जो जापानीज मिंट है इसकी शरबत बहुत टेस्टी होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लेमन बाम से मिलाता हूँ। ये जो लेमन बाम है ये आपकी एंग्जाइटी बहुत लोगों को होती है तो उसको काम रखता है, और ये आपको रिलैक्सेशन भी देता है। ये लेमन बाम की चाय बहुत अच्छी बनती है। अब मैं आपको मिलाता हूँ बासमती के प्लांट से। ये जो बासमती का प्लांट है ये आपके चावल को एक बहुत एरोमेटिक स्मेल देता है। आपको कुछ नहीं करना, आप चावल को, जब चावल आप बना रहे हो तो आप चावल में बस इसके 4-5 पत्ते काट के दे दो, और चावल के उसके बाद जो खुशबू आएगी बासमती की वो बहुत अच्छी होगी। अब मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ के वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिनल प्लांट से। मैं आपको मिलाता हूँ इंसुलिन के प्लांट से। ये जो इंसुलिन का प्लांट है डायबिटिक पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ा बून है। ये जो प्लांट है हमें इस प्लांट को खाली पेट चबाना चाहिए। हम लोग इस प्लांट को सैलेड में भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है खट्टा मीठा सा होता है। अगर आप इसके पत्तों को अच्छे से देखोगे तो ये बहुत वेलवेटी टाइप के पत्ते हैं, तो बहुत लोग इसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। जो मैक्सिकन कोरिएंडर है हम लोग उसको सैलेड्स में यूज़ करते हैं, और जो मैक्सिकन कोरिएंडर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या फिर किसी को स्टमक एक है तो वो इस प्लांट को यूज़ कर सकता है उसको क्योर करने के लिए। तो जाना ना कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो आप अपनी छत पर लगा सकते हैं। मैंने तो इन सब के नाम नहीं सुने, मुझे लगता है बहुत लोगों ने नहीं सुने होंगे, पर आज के एपिसोड के बाद आप इन्हें जरूर जान गए होंगे। अब बारी आती है कि हम ये समझें कि इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी पर फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था डिफरेंट वेजिटेबल्स के बारे में, उनके यूसेज क्या हैं, इसके बारे में हमने आपको बोला था कि हम बताएंगे। तो फिर आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हमारे लिटिल गार्डनर का रुख कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग पालक को कैसे ग्रो करते हैं। सबसे पहले हम लोग गार्डन सॉइल ले लेंगे, फिर हम लोग वर्मी कंपोस्ट लेंगे और फिर हम लोग कोकोपीट भी ले लेंगे फॉर मॉइस्चर। और फिर हम लोग एक ये वाला भी टूल ले लेंगे सॉइल को ठीक करने के लिए, ताकि हम लोग सॉइल को लूज़ कर सकें। और हम लोग पालक के सीड्स ले लेंगे, जो कि हमारा मेन कंपोनेंट है इस चीज़ में। हम लोगों ने इस कंटेनर में ऐसे होल किए हैं, आप अपने कंटेनर का साइज़ देखकर होल कर लेना। मैं इस ठीकरों को डाल देता हूँ ताकि हमारे पानी के ड्रेनेज में ये हेल्प करे। हमने ठीकरे डाल दिए हैं, अब हम लोग गार्डन सॉइल डालेंगे। ये एक्चुअली बहुत हैवी है, तो इसलिए मैं अपने हाथों से ऐसे ऐसे करके डालूंगा। हम लोगों को इसको बहुत अच्छे से कवर कर देना है पहले। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं अब इसको नीचे रख देता हूँ। अब मैं वर्मी कंपोस्ट से इसको थोड़ा बहुत भर देता हूँ। मैं अब थोड़ा सा और वर्मी कंपोस्ट डाल देता हूँ ताकि सॉइल हमारी और अच्छी हो जाए। जब जितना मुझे डालना था वर्मी कंपोस्ट वो हो गया है, अब मैं इसको नीचे रख देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा कोकोपीट डाल देता हूँ, जो सॉइल के मॉइस्चर के लिए बहुत हेल्प करता है। मैं पहले इसको अच्छे से स्प्रेड कर देता हूँ कोकोपीट को। हमारा यहाँ हो गया है, अब मैं थोड़ी सी लेवलिंग कर देता हूँ इसकी। अब मैं फाइनल स्टेज पे आ गया हूँ। अब मैं पालक के बीज डाल देता हूँ इस पे। आप बस इसको ऐसे स्प्रिंकल कर दो। हाँ, अब आप देख सकते हो कि ये सॉइल भी अब बहुत अच्छी हो गई है हमारे पालक के लिए। अब मैंने इसमें अपने बीज डाल दिए। ये हमारी गार्डन सॉइल है। अब मैं बस थोड़ा सा इसको अब कवर कर देता हूँ। और अभी आपको इसको शेड में रखना है। अब मैं पालक में थोड़ा सा पानी डालता हूँ। मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है कि अगर आप पालक ग्रो कर रहे हो तो आपको एक बहुत अच्छी सॉइल चाहिए, ताकि पालक का ग्रोथ बहुत अच्छा हो और आपको खाने में भी बहुत मज़ा आए। जो पालक होता है आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और मिक्स कर देता हूँ। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दिया। अब ये हो गया है हमारा रेडी। अब मैं इसको थोड़े दिन तक शेड में रखूँगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको बहुत ज़्यादा धूप ना दें। और ये आपका 8 दिन तक में ये आपका पहला सीडलिंग ग्रो हो जाएगा। और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तब आप इसको बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो। हमारे बर्ड्स को तो पालक बहुत पसंद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सहजन का सूप कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने कुछ सामग्री ले ली है। जैसे मैंने सहजन के पत्ते ले लिए हैं, धनिया ले लिया है और अपने खुद के उगाए हुए चेरी टोमेटोज़ भी ले लिए हैं। और मैंने उसके साथ नमक भी लिया है और पानी भी लिया है। सबसे पहले मैं पानी डालता हूँ। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा सहजन का ये पत्ते डाल देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ी देर बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगा और साथ में मैं अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगा। मैंने एक पिंच नमक का मैं डाल देता हूँ। मुझे ज़्यादा नमकीन सूप नहीं पसंद, इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा ही नमक डाल रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ी देर बॉईल होने के लिए छोड़ देता हूँ। सहजन के सूप के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन रखता है। और मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ। पहले के ज़माने में जहाँ कुछ कंट्री में माल न्यूट्रिशन की समस्या होती थी, वहाँ पर सहजन को यूज़ किया जाता था, क्योंकि सहजन में बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, जो कि एक इंसानी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। इसीलिए बहुत पहले ये किया जाता था। शायद से अब हमारा सहजन का सूप रेडी हो चुका है। मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। ये जो अब हमारा सूप है बॉईल हो चुका है। अब मैं इसको डाल देता हूँ। मैं थोड़ा सा चेरी टोमेटो भी डाल देता हूँ स्वाद के लिए।
अब चलिए, अब मैं इस सहजन के सूप को अपने ग्लास में डाल देता हूँ। मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। अब मैं इसको ऐसे ही ग्लास में डाल देता हूँ। अब हमारा सहजन का सूप बन गया है। इसमें मैं डाल देता हूँ और मैं स्वाद के लिए थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी डाल देता हूँ। थोड़ा और मिक्स कर देता हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स को। अब आप देख सकते हो कि ये जो सूप है पूरा रेडी हो चुका है। अब हमारा सूप पूरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ी देर में पी लूँगा। देखने में तो ये सूप बहुत टेस्टी लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें धनिया का भी यूज़ कर लिया। ये सूप जो है बहुत टेस्टी लग रहा है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जापानीज़ मिंट की शरबत कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं, जैसे कि मैंने मुख्य इंग्रेडिएंट्स में मेरे जापानीज़ मिंट है, शुगर की सिरप है जो हमने पानी में मिक्स कर लिया, और हमारे पास हनी है। आप या तो शुगर का सिरप यूज़ कर लीजिए या तो आप हनी यूज़ कर लीजिए, जो भी आपका मन हो। सबसे पहले मैं कुछ जापानीज़ मिंट को लूँगा और ये जो मेरे पास सिलवट्टा पड़ा हुआ है मैं उसमें कूटने की प्रक्रिया शुरू करूँगा। थोड़ा सा और जापानीज़ मिंट ले लेता हूँ। इतना काफ़ी है जापानीज़ मिंट। आप देखिए कितना बढ़िया मैं कूट रहा हूँ। अभी थोड़ा सा जापानीज़ मिंट मुझे लग रहा है कम हो गया, तो अभी मैं थोड़ा सा और जापानीज़ मिंट ले लेता हूँ। मतलब हम लोगों को जापानीज़ मिंट इतना पसंद है कि अगर हमारे घर में कोई भी आता है तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक के जगह उनको जापानीज़ मिंट की शरबत ही पिलाते हैं। अब मैं इसको साइड से भी थोड़ा बहुत कूट देता हूँ। अच्छे से कूट लेता हूँ कि कोई भी पत्ता ना बचे। मैंने इसको बहुत अच्छे से कूट दिया। अब मैं इसको चारों तरफ से यहाँ से उठा लूँगा और लास्ट में अच्छे से डाल देता हूँ। अब मैं इसमें से अच्छे से ये सब निकाल के जो भी इसका जो बचा हुआ है इसका पानी वो मैं ग्लास में डाल देता हूँ। हाँ, अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। पहले थोड़ा सा हनी मैं डाल देता हूँ। अब मैं एक और स्पून हनी का डाल देता हूँ। हाँ, अगर आप लोग चाहो तो आप इसमें लेमन भी थोड़ा मिला सकते हो, लेकिन मुझे लेमन मिलाने का मन नहीं था तो मैं इसमें नहीं मिला रहा हूँ। और आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स करो। हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको तो ये बहुत पसंद आता है, ये लेमन का शरबत, ये जापानीज़ मिंट का शरबत। अब मैं इसको पी लेता हूँ। इसकी शरबत बहुत अच्छी बनी है। ज़्यादा इसमें थोड़ी बहुत मेहनत लग गई, लेकिन इसका जो आउटकम था बहुत अच्छा निकला। आप अपने हिसाब से इसमें शुगर डाल सकते हो या फिर आप हनी डाल सकते हो स्वाद अनुसार। अब मैं आपको प्लांटर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे हमें कपड़े की ज़रूरत होती है वैसे ही प्लांट्स को प्लांटर्स की भी ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पीवीसी प्लांटर के बारे में। ये हमारा पीवीसी प्लांटर है। इसकी जो डेप्थ है वो 2 से 3 फीट होगी। यहाँ पर आप कुछ ज़्यादा डेप्थ वाली आप फ्रूट्स या आप कोई सब्जियाँ उगा सकते हैं। फिर हम लोगों ने लिया फाइबर वाले प्लांटर्स। ये फाइबर वाले प्लांटर्स हैं। ये भी सब हम लोगों ने कस्टम मेड ही बनवाए थे ये फाइबर वाले प्लांटर्स, क्योंकि ये देखने में भी सुंदर थे और ये बहुत लाइट वेट भी थी इसीलिए भी। और फिर हम लोगों ने लिए थर्मोकोल वाले। एक तो ये थर्मोकोल बहुत कॉस्ट इफेक्टिव थे और दूसरा इसका जो डेप्थ था वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन बस इसमें एक ही ख़राब बात थी, वो ये थी कि अगर आप इसको खिसकाओगे तो ये जो थर्मोकोल वाला है ये टूट जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर स्टैंड परचेज़ किया ताकि उसके ऊपर थर्मोकोल रख देंगे और फिर हम लोग आराम से खिसका सकते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, उम्मीद करती हूँ आपने भी जरूर बहुत कुछ सीखा होगा। अब हमारे लिटिल गार्डनर्स हमें सिखा रहे हैं तो वो बात तो कमाल की होगी ही। ऐसे ही और गार्डनर से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हम आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें। दोबारा हमारा ये एपिसोड आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और दोबारा आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और चलते चलते हम आपको छोड़े जाते हैं कुछ गार्डनिंग टिप्स के साथ। नमस्कार।